नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 26 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में 3 इश्यूज़ हैं। एक तो रहेगा सुप्रीम कोर्ट का अभी जो रिसेंट वर्डिक्ट आया जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन को लेकर के, उससे रिलेटेड है। दूसरा हम देखेंगे कि न्यू दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से अर्बन फॉरेस्ट्री को या अर्बन ग्रीनरी को राइज करने की कोशिश के लिए अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उनका क्या बेनिफिट हो सकता है, बाकी और जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके लिए क्या लर्निंग्स है वो हम देखेंगे। और तीसरा इशू हम देखेंगे कि हमारे देश में किस तरीके से नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 का जो डेटा रिलीज़ हुआ उसके बेसिस पे। फर्स्ट आर्टिकल है रिफॉर्म बाय परजुएशन। आर्टिकल को लिखा है एम गोविंद राव ने। देखो, पिछले हफ्ते की बात है जब सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है जिसमें ये कहा गया कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस केवल और केवल रिकमेंडेटरी है, दैट मीन्स एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के बोलो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कह सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्योंकि जीएसटी के लिए हमने देखा कि वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। तो उस केस में जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें ऐड की गई थी, उन चीज़ों की स्टेबिलिटी में, उन चीज़ों की स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं वेरिएशन आ सकते हैं केवल और केवल इस पर्टिकुलर डिसीजन के बेसिस पे। देखो, ये जो मुद्दा था ना, ये सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जो जीएसटी होता है ना, 3 तरीके के जीएसटी होते हैं। एक तो सेंट्रल जीएसटी होता है, एक होता है स्टेट जीएसटी और एक होता है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ऐसे में आईजीएसटी को लेकर के मुद्दा चल रहा था कि जो इम्पोर्टर है, मतलब जो भी कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक हो, कोई भी बिजनेसमैन, वो बोले चार्ज पे करेगा किसके लिए, जो भी फ्रीट ओशन फ्रीट जो आ रही है, दैट मीन्स जो भी जहाज़ आ रहे हैं उन जहाज़ों पे लगने वाला जो टैक्स है या ड्यूटी है वो बोले इम्पोर्टर पे करेगा। ये इशू था, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए नहीं दिया है। इससे भी एक ब्रॉडर पॉइंट यहाँ पर ओपन कर दिया कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केवल एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। तो इस चीज़ से क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस आने के चांसेस बन जाते हैं। वैसे आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अभी पार्टी चल रही है बीजेपी, उसके अलावा जो दूसरी पार्टीज़ की रूलिंग जहाँ जहाँ पर भी है उन स्टेट्स ने इस जजमेंट को वेलकम किया है। उनका ये कहना है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और बढ़ेगा और अब जब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा ना, तो उस डिसीजन में स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पास एक साथ सोच समझ करके डिसीजन लेंगी। वैसे अगर हम देखें तो जीएसटी काउंसिल जो कि आर्टिकल 279A के अंडर में स्टैब्लिश्ड है, उसमें आप देखो स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है और उसमें डिसीजन मेकिंग का भी मेथड एकदम वेल मैनर में डिसाइडेड है। पर जिस तरीके से स्टेट्स की तरफ से ऑब्जेक्शन आते हैं कई बार कि जी हमारी बात जो है वो कहीं ना कहीं नहीं ध्यान में रखी जाती है, और जहाँ पर रूलिंग पार्टी एक है, उसी रूलिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की और उसी रूलिंग पार्टी के दूसरे स्टेट्स हैं, वो मिलकर के डिसीजन ले लेते हैं। तो बोले नॉन रूलिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसके अलावा की जो दूसरी पार्टीज़ हैं, ठीक है, उन पार्टीज़ की जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट्स में रूलिंग बोलो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में देखो पॉइंट यहाँ पर ही आ रहा है कि वैसे तो जीएसटी काउंसिल में जो है सारे डिसीजन कंसेंसस बेसिस होते हैं, केवल एक मुद्दा है लॉटरीज वाला, उसमें देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की चली है ज़्यादा, बाकी सारे मुद्दे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में सहमति के बेसिस पे हुई है। इसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और साथ में वो यूटीज़ जिनके पास में लेजिस्लेचर है, जैसे कि पुदुचेरी की बात कर लो और दिल्ली की बात कर लो, इन सभी को प्रॉपर मैनर में बोलने का हक है और अपने पूरे डिस्कशन को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, अपने पॉइंट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को रख सकते हैं। ऐसे में जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें आर्टिकल 246A भी इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ना, ये ही फिर बाद में 101वां अमेंडमेंट एक्ट बन गया था। देखो, बिल तो प्रपोजल होता है, एक्ट हो गया मतलब फाइनल बन चुका है कानून, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 246 और आर्टिकल 254, जिसमें आर्टिकल 246 में पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनके टैक्सेशन से रिलेटेड, और क्लॉज 2 जो है
वो इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स में ये कहते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी कानून बना सकती है। बस हाँ, ये रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट अपने डोमेन में कानून बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अपने डोमेन में कानून बनाएगी। सो ओवरऑल अगर देखें तो जीएसटी लगाने का अधिकार यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को उनके उनके डोमेन में पहले से मिले हुए हैं। और आर्टिकल 246A ने इस चीज़ को और अच्छे से एलाबोरेट कर दिया कि भाई कोई भी गुड्स और सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन पर आप आराम से कानून बना सकते हो, ठीक है ना। तो मुद्दा क्या है कि आर्टिकल 246 के और 254 के बेसिस पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो अलग अलग कानून बना सकती थी उनको कंबाइन किया गया 101st अमेंडमेंट के बेसिस पे आर्टिकल 246A के अंडर में कि भाई गुड्स और सर्विस जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेशन के प्रोविज़न कर सकती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है। अब पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है जीएसटी से रिलेटेड वो अंडर आएगा CGST, सेंट्रल जीएसटी के अंडर में, और स्टेट लेजिस्लेचर जो बनाएगी वो स्टेट जीएसटी, और फिर मुद्दा बच जाता है केवल IGST का। तो IGST वाले मुद्दे के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, बोले GST काउंसिल की। और GST काउंसिल का काम क्या है, केवल रिकमेंडेशन देना जो कि एडवाइजरी बिहेवियर की रहेगी। तो यहीं पर आकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इशू क्रिएट कर दिया क्या कि भाई स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट SGST पे रेगुलेशन रूल बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट CGST पे कानून बना सकती है। बट IGST के लिए क्या है, क्योंकि इसमें दोनों के बीच में शेयर डिवाइड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, तो मतलब वहाँ पर GST काउंसिल का रोल आ जाता है। GST काउंसिल की जो रोल है वो इतनी है कि वो एडवाइस दे सकती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब वो माने या नहीं माने वो उन पर आ जाती है। तो बोले यहीं पर आकर के प्रॉब्लम आ जाती है इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट में। और GST काउंसिल है वो किस किस चीज़ से रिलेटेड देखो डिसीजन देती है, जैसे GST लगेगा कितना, ठीक है, किन बेसिस पे GST लगाया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई लग्जरी गुड्स हैं या फिर जो बेसिक नीड्स के गुड्स हैं उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग स्लैब में डालना, ठीक है। GST इंटर स्टेट सप्लाईज पर किस तरीके से डिवाइड होगी दो स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की, कहाँ से वो गुड ओरिजिन हो रहा है या सर्विस डिलीवर कहाँ से हो रही है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। सो ओवरऑल अगर देखें तो GST काउंसिल में डिसीजन लेने की जो पावर है वो कंसेंसस बेसिस होती है। पर अभी जो वर्डिक्ट दे दिया इसमें क्या कर दिया कि अब या तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। पार्लियामेंट तो देखो CGST और IGST पे कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है SGST पे कानून बना सकती है। तो ऐसे में ये एक सेपरेशन की बात आ गई, ठीक है। अब जहाँ पर हम कॉपरेशन की बात करते हैं वहाँ पर तो साथ में मिलके बैठ के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके बैठ के डिसीजन ले। तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस वर्डिक्ट को एक्सट्रीम तक लेके जाए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरी परिस्थिति हो सकती है, तो जो स्ट्रक्चर है या जो ऑपरेशन है GST का, ठीक है, काम करने का जो तरीका है GST के अंडर में, तो उसमें आप देख लो सेंटर और इंडिविजुअल स्टेट्स जो हैं बिना किसी डिस्कशन बिना किसी डेलिब्रेशन के, मतलब जो काउंसिल में बैठते हैं ना साथ में, बोलो वहाँ पर बिना बैठे रिकमेंडेशन को इग्नोर करते हुए अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। ये बुरी से बुरी परिस्थिति आ सकती है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जो स्टेट ऑपोजिशन रूलिंग जो स्टेट्स हैं उनका तो ये कहना है कि हमें ऑटोनॉमी मिल गई है, ठीक है। पर दूसरी तरफ जो GST का मेन पाथ है कौन सा, वन नेशन वन टैक्स वाला, बोलो उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ जाएगा। फिर बात आ जाती है कि GST का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन पे जो भी टैक्सेस लगते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट लगाती हो, उन सभी को एक पर्टिकुलर उसमें लेकर के आना, एक अम्ब्रेला के अंडर लेकर के आना, जिससे वन नेशन वन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो भी इश्यूज हों उनको सॉर्ट आउट करने के लिए GST काउंसिल के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर ली है। तो ऐसे में GST जो है वो हार्मोनाइज करने के लिए लेकर के आया गया था, जिसमें नेगोशिएशंस हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आइडिया पे, जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों साथ में बैठ करके बातचीत करें, बार्गेन करें कि हाँ भाई ये बात ऐसी है, ये बात ठीक है, ये बात गलत है। तो इस तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे जाने का चांसेस तो बोला कम से कम है। एक्सट्रीम कौन सा, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई कोऑपरेशन ही ना देखने को मिले। पर यहाँ पर एक पॉइंट बता रहे हैं राइटर कि
अब जो है वो स्टेट्स अपनी खुद की बात को रखने में डरेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास में क्या है कि भाई जीएसटी की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है, वो केवल एडवाइजरी है। तो स्टेट्स ये कह के भी कह सकते हैं कि जी हमारे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए, तो स्टेट्स को बोला ऑटोनॉमी थोड़ी और मिलेगी। इसके अलावा जो इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन है वो और ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है जीएसटी की अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जीएसटी काउंसिल की रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीएसटी काउंसिल की रेलेवेंस तब रहेगी जब स्टेट्स जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस को माने, और वो तब मानेंगे जब सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छी कोलैबोरेशन, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। तो ऐसे में स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिन चीज़ों में फ़ायदा होगा उन चीज़ों के लिए वो अपने आप हाँ कह देंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वन नेशन वन टैक्स वाली बात पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, पर यहाँ पर ज़्यादा एक्सट्रीम ना सोच करके अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो स्टेट्स की बार्गेनिंग और नेगोशिएटिंग पावर जो है ना वो बढ़ जाएगी। वो अपनी बात को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखने से अब कतराएंगे नहीं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जीएसटी काउंसिल में 1/3 मेंबर्स तो आते हैं कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और बचे हुए 2/3 मेंबर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के। ठीक है, अब बात आ जाती है वोटिंग की। कोई भी डिसीजन लेना हो तो वोटिंग के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है 3/4 मेजॉरिटी। इसका मतलब जब तक स्टेट्स हाँ नहीं कहते तब तक भी कोई डिसीजन अप्रूवल नहीं होता। तो पहले से ही अगर देखा जाए ना तो जो कोई भी जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिए जाते हैं उनमें स्टेट्स का से अच्छा खासा है, क्योंकि जहां पर 67% सीट्स केवल स्टेट्स के पास में है, रिमेनिंग 33% सीट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। और डिसीजन लिया जाता है तब जब मिनिमम 75% फेवर में आ जाए। अब आप देख लो स्टेट्स की तो रिक्वायरमेंट सीधी सीधी होगी ना। मान लो किसी डिसीजन को लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी है कि चलो ठीक है हम 33% वोट देते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, तो 33% वोटों से क्या बात बन गई क्या? नहीं, यहाँ पे 67 का पार्टिसिपेशन तो होना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब जाके 75 वाला लेवल है वो क्रॉस हो पाएगा। तो वैसे देखा जाए तो अभी बहुत सारे डिसीजन कंसेंसस बेसिस से होते हैं, छोड़ करके वो लॉटरीज वाला जो मुद्दा था वो। इसके अलावा यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को हम थोड़ा और अच्छे से समझे तो इसको ऐसे समझो जैसे कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंडर में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर 5 साल में टैक्स डेवोल्यूशन के बारे में रिकमेंडेशन देता है कि भाई किसके पास में कितना टैक्स जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली जीएसटी काउंसिल को भी आप ऐसे ही मानो कि वो भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देगी। और आप देखा करो कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को मोर और लेस गवर्नमेंट्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। तो बोले इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, बस स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिल गई, वो जो एक अच्छी बात रहेगी। अब मुद्दा जो है बोन ऑफ कंटेंशन अभी करंटली चल रहा है वो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि कंपनसेशन स्कीम जो है वो देखो जून 2022 में बंद होने वाली है। शुरुआत देखो 1 जुलाई 2017 से हुई थी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो 30 जून 2022 को 5 साल हो जाएंगे, और ये जो कॉम्पनसेशन स्कीम थी ये 5 साल के लिए लॉन्च की गई थी, जिसका प्रोविज़न ये था कि स्टेट्स जो है वो अपनी टैक्सेशन से संबंधित जो ऑटोनॉमी है उन्होंने सरेंडर कर दी थी। लगभग 70% स्टेट्स की जो टैक्सेशन का प्रोविज़न था ना वो स्टेट्स ने जीएसटी के अंडर में सरेंडर कर दिया कि चलो ठीक है ये 70% जो है वो जीएसटी के हिसाब से चलेगा, रिमेनिंग 30% हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। तो ये जो यहाँ पर स्टेट्स को एक दिलासा दिया गया था क्या कि अगर आपको जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम में जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है और जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद में अगर आपको टैक्स में कुछ नुकसान का सामना करना पड़ता है तो उस केस में हम आपको कंपनसेट करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कमिटमेंट थे, और बोले 5 साल तक हम कंपनसेशन स्कीम है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो 5 साल जून 2022 में हो रहे हैं पूरे। तो इस परिस्थिति में अगर हम देखें तो स्टेट्स का ये कहना है कि भाई कोविड की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इस कंपनसेशन स्कीम को आप कंटिन्यू करो। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है कि कंपनसेशन जो स्कीम है वो तो ख़त्म हो रही है जून 2022 में, पर जो आप देखो यहाँ पर कंपनसेशन सेस जो है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए थे टैक्स पे टैक्स, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करके और स्टेट्स को कंपनसेट कर सके उनके नुकसान के बदले में, ठीक है, तो उसको देखो मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। पूछा गया क्यों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब ये था कि भाई कंपनसेशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने आरबीआई से और मार्केट से उधार लिया हुआ है पैसा, तो उसका इंटरेस्ट भी रीपे करना होता है, और वो हमें जितनी उधारी ली हुई है उसको रीपेमेंट करना है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चाहती हैं कि भाई कंपनसेशन स्कीम जो है वो कंटिन्यू रहे। तो इसका क्या तरीका हो सकता है,
तो लास्टिंग सोल्यूशन तो एक ही आती है कि जो टैक्स से रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी राइज हो। ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए और रिफॉर्म जो भी आए उसमें कोऑपरेटिव स्पिरिट आनी चाहिए, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर डिसीजन ले। और तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा नेचर है टैक्स का, जीएसटी की स्ट्रक्चर का, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के बाद में। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो हमारा टैक्स सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रोइंग द ग्रीन। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर रीना गुप्ता जी ने। इनका ये कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी प्लानिंग की है और इसमें प्लानिंग के 3 मेजर इनिशिएटिव है, जिससे कि शहर के अंदर, सिटी के अंदर का जो भी नेचुरल ग्रीन स्पेस है उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से राइज कर सकें। इसके लिए 3 इनिशिएटिव क्या है। फर्स्ट इज़ एक तो सिटी पार्क को ट्रांसफॉर्म करना, सिटीज़ में जो सिटी के अंदर में जो पार्क लोकेटेड है उनमें चेंजेस लेकर के आने। दूसरा, जो भी वाटर बॉडीज़ और वेटलैंड्स हैं उनको रिक्लेम करना, जो कि सूख चुकी हैं या पॉल्यूट हो चुकी हैं उनको रिकवर करना। और तीसरा है कि सिटी फॉरेस्ट एरिया को ट्रांसफॉर्म कर देना। तो इस तरीके से ये 3 इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो दिल्ली का केस यहाँ पर है, हम फोकस कर रहे हैं अर्बन ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि कैसे भी करके सिटी फॉरेस्ट को रिजुवनेट किया जाए। इस प्रोजेक्ट के अंडर में ध्यान ये रखा जाएगा कि जो जितने भी सिटी पार्क एरिया है या सिटी फॉरेस्ट एरिया है उसको टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाए। साथ में जो इकोलॉजिकल हेरिटेज है उसके आसपास के लोग जब घूमने फिरने आएंगे तो एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होगा, रेवेन्यू का कलेक्शन का चांस भी नहीं बनता है। मान लो कि फ्री में अगर एंट्री मिलती है फॉर एग्जांपल, तो फ्री एंट्री के लिए भी अगर आप देखो तो लोग जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यूज़ करके और दिल्ली के बाहर जा कर के अगर इको टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं, तो उसकी बजाय अगर सिटी के अंदर बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज़ को डेवलप कर लिया जाए, जो कि स्पेस पड़ा है खाली, तो उसको यूटिलाइज़ करने से वहीं की वहीं पे फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि एक इकोलॉजिकल हेरिटेज और इम्प्रूव हो पाएगी और साथ में जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी रिड्यूस हो पाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, लोग जो हैं वो अपने व्हीकल्स को लेकर के जाते हैं, तो वो लोग क्या सिटी में ही अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया भी डेवलप हो गया और ज़्यादा लोग जो हैं एक्सेसिबिलिटी भी इंश्योर कर पाएंगे कि उनको सिटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा इको टूरिज़्म को एंजॉय करने के लिए। साथ में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट हो पाएगी। कैसे कि देखो, अगर आप किसी भी ग्रीन पार्क की हम बात करें, कहीं पर भी अगर कोई पार्क लोकेटेड है या फॉरेस्ट एरिया लोकेटेड है, तो वहाँ पर जब लोग नेचर को एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को मेंटेन करोगे तो जॉब क्रिएट हो जाती है, और बाकी उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी अपने आप से और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में एक प्रॉपर मैनर में प्लानिंग हो कि भाई किस तरीके से वहाँ पर क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कैसे डेवलपमेंट हो, क्या क्या वहाँ पर एक्टिविटीज़ अलाउड हो, रिसर्च भी हो सकती है, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो इससे क्या बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हो सकता है। इसके आगे सिटी में भी कोई प्लान अगर करना होगा तो उसमें भी ग्रीनरी के बारे में सोच समझ करके प्लान करना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, और जो इश्यूज़ आते हैं शहरों में वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन स्पेसेस। देखो, एक तो होता है कि सिटीज़ में हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें, तो ऐसे में हमें इक्वल ही फोकस करना पड़ेगा जो ग्रीन स्पेसेस हैं उन पर भी। अगर हम दिल्ली जैसे सिटीज़ की बात करें या फिर वर्ल्ड इंडिया की जो बड़ी सिटीज़ है जहाँ पर लगातार पॉपुलेशन राइज हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें अर्बन ग्रीन स्पेसेस डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण क्या है कि ये जो ग्रीन स्पेसेस जो होते हैं ना, वो बेसिकली लंग्स की तरह काम करते हैं। भाई सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना। तो इसके लिए जो पार्क्स हैं, सिटी फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं सिटी के आसपास में, सिटी के बीच में, इनको अच्छे से डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज हमने एक ऑलरेडी देखो प्रीवियसली एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था एक्सप्लेन पेज पे, हीट आइलैंड का। उसमें क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ जो हैं वो कंक्रीट जंगल बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, और वो हीट आइलैंड की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो भी हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है गर्म होकर के, और वहाँ बन जाता है लो प्रेशर, और लो प्रेशर की वजह से ज़बरदस्त तरीके से आसपास की हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो अगर हम देखें
तो जो लोकल ग्रीनरी है ना वो वहाँ की माइक्रो क्लाइमेट को रेगुलेट करके रखती है। भाई सीधी सी बात है, गर्मी अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांस एवेपोरेशन के चलते जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं प्लांट में वो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं और कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा, जहाँ पर भी ग्रीन एरिया बनाया हुआ है वहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि हम कंक्रीट की स्लैब नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो भी पानी आएगा तो पानी को भी वहाँ इकट्ठा होने के बाद में नीचे परकोलेट करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बेनिफिट मिल जाता है उसका। इसके अलावा सरफेस पर भी देखें तो अगर मान लो कोई तूफान है या अचानक से फ्लड्स आ गई तो फ्लड्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं ये ग्रीन स्पेसेस। तो इस तरीके से हमारे पास में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 अवेलेबल है। इसके हिसाब से और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में दिल्ली के इस केस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बाकी स्टेट्स के लिए, बाकी जो सिटीज़ हैं उनमें, कि कैसे हम एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोशल बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स सिटीजन्स को कैसे डिलीवर कर सकते हैं। अब इसमें देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल सरकार का ही वहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि पैसा तो देखो सरकार को खर्च करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो कम्युनिटी है ना, जो लोग वहाँ के लोकल्स हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, उनकी भी डायलॉग में एंगेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट उनके आसपास में रहने वाले लोगों को ही होने वाला है जिन ग्रीन स्पेस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनोवेशन आना चाहिए उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो लैंडस्केप को रिजुवनेट करना हो, दैट मीन्स जो बिगाड़ दिया है पेड़ पौधे काट करके जो ज़मीनों का जो अच्छा खासा एरिया था उसको ठीक करने की बात हो, या फिर बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस करने की बात हो। लोकल रेजिडेंट्स का पार्टिसिपेशन अच्छे से होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज है ये एक रियलिटी बन चुका है, ठीक है। कभी भी कैसे भी करके अगर हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बरसात आसपास के एरिया से बहुत ज़्यादा मिल जाती है। कई बार अर्बन एरियाज़ में पानी परकोलेट होकर के नीचे ज़मीन में जा नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट बिछी पड़ी है। तो ऐसे में फ्लड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती है अर्बन एरियाज़ में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। साथ में हमारे यहाँ पर सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी, जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, उनको भी प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की। वो कैसे मिलेगी, जब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते टाइम पे उनकी इंगेजमेंट अगर होगी तो वो अपने आप से एक्सेस भी कर पाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की ऑलरेडी मैंने आपको बात बताई दी कि इको टूरिज्म प्रमोट होगा, गाइड के तौर पे जॉब क्रिएट हो जाती है, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन करनी, वो सारी चीज़ों में भी जॉब क्रिएट अपने आप ही हो जाती हैं। इसके आगे अगर देखें तो ये ग्रीन स्पेस जो तैयार करने की हम बात कर रहे हैं उसी में साइंटिफिक स्टडीज़ भी जो प्रमोट होगी। सीधी सी बात है, फॉरेस्ट एरिया अगर डेवलप आप सिटी में ही कर लोगे तो जो साइंटिफिक स्टडी होनी है, मॉनिटरिंग होनी है, रिसर्च होनी है, वो भी आसानी से वहीं पे हो पाएगी, ठीक है ना। तो अर्बन फॉरेस्ट डायनेमिक्स को हमें समझने की ज़रूरत है, जैसे कौन कौन सी स्पीसीज सर्वाइव कर पा रही है, किन स्पीसीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉइल डायनेमिक्स को भी समझें कि मिट्टी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पूरे इकोसिस्टम में। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, भाई सीधी सी बात है, पेड़ पौधे लगेंगे तो आसपास में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रखी है तो उसको भी वो ट्रैप कर लेंगे। इसके आगे एफॉरेस्टेशन में कितना पैसा क्या लगेगा और उनको मैनेज करने में कितने स्पेस की, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। इन सारी चीज़ों को जब हम एक्नॉलेज करेंगे, इन पर फोकस करेंगे ना, तो आउटकम हमें डेफिनेटली प्लस मिलेगा, ठीक है, और इंक्लूसिव मैनर में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बोले ये दिल्ली के लिए ही एग्जाम्पल नहीं है, हम पूरे देश के अलग अलग सिटीज़ में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में ये इकोलॉजिकली अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना, ठीक है, ये अच्छी बात है और इसको बाकी स्टेट्स की जो सिटीज़ हैं उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लास्ट आर्टिकल है मीट इज़ फॉर मैन। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर M.A. कलाम जी ने। इनका ये कहना है कि हम इंडिया के लिए एक बात बार बार कहते हैं कि इंडिया प्राइमरीली वेजिटेरियन नेशन है, और जबकि रियल सेंस में अगर देखें तो कोई भी सिविलाइजेशन केवल एक तरीके के फूड इंटेक पे रिलाय नहीं कर सकती है। वहाँ पर वेज और नॉन वेज हमेशा से चलते आए हैं, चाहे हम वैदिक पीरियड की ही बात क्यों ना कर लें। खैर आ जाइए, अभी क्या बात है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th राउंड है इसका डेटा रिलीज़ हुआ है 2019-21 के बीच का। इसमें ये निकल के आया है कि 15 से 49 साल की जो एज के लोग हैं हमारे देश में, उनमें नॉन वेजिटेरियन को अवॉइड करने वाले लोगों का परसेंटेज है केवल 16.6%। इसका मतलब अराउंड 84% या 83% के लगभग जो लोग हैं, कौन सी उम्र में, 15 से 49 साल की उम्र में, वो लोग नॉन वेज को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो किसी भी वे में करें, डेली बेसिस पे करें, वीकली बेसिस पे करें, ओकेजनली करें। ऐसे में आप देख सकते हो कि नॉन वेज फॉर एग्जांपल
फिश, चिकन, मीट, इनको बोले कंज्यूम करना पॉसिबल हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पिछली बार जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का राउंड जो हुआ था उसमें डेटा रिलीज हुआ था 2015-16 के टाइम पे, ठीक है, फोर्थ राउंड का। उसमें ये था कि जो नॉन वेज नहीं खाने वाले लोगों का परसेंटेज कितना था 15 से 49 साल की एज ग्रुप में, 21.6%। इसका मतलब 5% का डिक्लाइन देखने को मिला है 5 सालों में। तो इस तरीके से क्लियरिटी क्या आ रही है कि नॉनवेज जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, दूसरी तरफ वुमेन जो है उनमें अभी तक भी मतलब नॉनवेज कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो इतना इनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि 2015-16 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 4 था उसमें ये था कि 29.9% वुमेन जो थी, कितनी उम्र, वही 15 से 49 साल की उम्र में, वो मतलब डिक्लाइन कर दी थी कि हाँ जी हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। उनके कंपैरिजन में 2019 से 21 के बीच में कितनी परसेंट वुमेन है जो मना कर रही हैं, 29.4%। तो कितना वेरिएशन आया, केवल 0.5% डिक्लाइन देखने को मिला है नॉनवेज को मना करने वाले लोगों की संख्या में। तो सो ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पर वुमेन की प्रॉब्लम, वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल हम बात करें वुमेन की 15 से 49 साल एज ग्रुप में, तो उनमें नॉन वेजिटेरियन कितनी हो गई, 70.6% हो गई, ठीक है, और मैन कितने हो गए, 83.6%। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें तो नॉनवेज कंजम्पशन है वो अच्छा खासा हो रहा है, मोर देन 50% है, मेजोरिटी आ गई। तो इस तरीके से बोला हम हम कहें कि हमारा देश केवल वेजिटेरियन फूड पे ही रिलाई करता है, तो बोला ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो चीज़ अभी क्लियर हो रही है इस पर्टिकुलर सर्वे से, और सर्वे भी ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैन क्यों ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं नॉनवेज फूड को एज कंपेयर टू वुमेन, तो इसके पीछे देखो राइटर 2 कारण बता रहे हैं। पहला कारण तो ये कि मैन जो है वो घर के बाहर जाकर के आराम से कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाकर के बैठ सकता है और खाना खा सकता है, और वो नॉनवेज खाने वाले ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि घर पे तो आपको पता है कितनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगी रहती है, लिमिटेशंस लगी रहती है, और वो जो रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशन लगी रहती है तो घर पे रहने वाले पे ही ज़्यादा लगेगी, और घर पे कौन रहता है, वुमेन। तो इस तरीके से औरतें जो हैं इनको कम से कम एक्सेसिबिलिटी मिल पाती है नॉनवेज को कंज्यूम करने की, पहला पॉइंट। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि क्यों हमारे यहाँ पर नॉनवेज कंजम्पशन जो है फीमेल्स में कम है, क्योंकि एक तो ऑटोनॉमी बहुत कम है इनके पास में कि अपनी फूड इंटेक से संबंधित डिसीजन खुद ले सके। दूसरी चीज़, जो हमारे घर हैं वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि कि कौन सा फूड किसको मिलेगा वो पहले ये होता है कि पहले जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनको पहले मिल जाए, फिर बाद में फिर हमारी जो घर की औरतें हैं वो खाना खाती हैं। तो ये चीज़ कोई एक क्लास में नहीं, अक्रॉस द क्लास, लोअर से लेके अपर क्लास तक पहुंच जाओ, सबसे पहले खाना कौन खा रहा है, सबसे लास्ट में खाना कौन खा रहा है, अपने आप ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और खाने का तरीका क्या है, क्या क्या चीज़ें कंज्यूम की जा रही है, बोले ये 2 ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके चलते प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो घरों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट, और एक हो गया आउटिंग के लिए जाना। आप बेयरली आप देखो कि हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी एक ऐसी लेडी अकेली बैठ करके खाना खा रही हो, ऐसा पॉसिबल बहुत कम है, जबकि एक बंदा अकेला बैठ करके खाना खा रहा होगा ये आपको दिख जाएगा। जबकि अगर फीमेल अगर कहीं पे खाना खा रही है तो उसके साथ में कंपनी डेफिनेटली होगी, वो कंपनी घर वालों की जहाँ तक है ज़्यादातर रहती है, ठीक है। तो ऐसे में हम जो चाहते हैं कि भाई हमारे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो, तो बोलो उसमें थोड़ा सा हमें और करेक्शन लाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम सोशलाइजेशन की बात करें, ठीक है, कि कैसे हम हमारे देश के लोगों के बीच में जो फूड हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव करें जिससे कि उनको प्रॉब्लम नहीं आए लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ में। तो बोला वो बायसनेस है सोशलाइजेशन में जो फेवर कर रही है मैन को, वो वुमेन के फेवर में या उनके बैलेंस में लाने की भी ज़रूरत है, तब जाकर के वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और उससे हमें फिर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्दी पॉपुलेशन ही एक हेल्दी कंट्री का बेस बनती है। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे राइटर ने बताई है। बाकी जो आर्टिकल 7 में एक तो शुगर का है, शुगर को भी देखो एक्सपोर्ट को हमने बैन किया है क्योंकि इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल करने की बात की है, ठीक है। तो यही चीज़ें चल रही है। तो इस डिस्कशन में जो भी आर्टिकल्स थे वो यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।